हम तरकारी बनाने का जुगाड़ लगाते हैं। देखते हैं मचान पर काछू उगा है क्या। ऐसा कहते हुए झुमरी लकड़ी का जीना लगाकर मकान के छप्पर पर चढ़ जाती है, जिस पर उसने जुगाड़ू तरह से कुछ कुछ सब्जियां, सेम, फली, लौकी, तोरई जैसी जुगाड़ू बेल वाली खेती उपजा रखी थी। तभी बेल में से उसे ताजी ताजी लौकी लटकी दिखाई देती है। हाय दैया, हमारे मकान पर क्या ढेर सारी कच्ची कच्ची ताजी ताजी लौकी उगी हुई है। 2-4 टाइम की सब्जी का जुगाड़ तो निकल जाएगा। तब झुमरी सतर्कता से मकान के छप्पर पर चढ़कर लौकी तोड़ने लगती है। वहीं कविता हाथ में टोकरी लेकर आंगन में खड़ी होती है। झुमरी, थोड़ा संभल कर, तुम्हें पता है ना हमारे मकान की छत कितनी कमजोर है। अरे देवरानी जी, तुम टेंशन नहीं आओ नहीं। गांव में हम मचान पर बहुत बार चढ़कर सब्जी तोड़े हैं। तभी मकान के कच्चे छप्पर पर जोर पड़ने के चलते अंदर मिट्टी झड़ने लगती है, जिससे पांचों के पति पिनपिनाकर उठ जाते हैं। ये भगवान, इन लुगाइयों के राज में हमारा सोना भी दुश्वार कर रखा है। दिन चढ़ते खटपट चालू हो जाती है। अरे छत पर क्या अचार डालने चढ़ी हो? घर में कितनी मिट्टी गिर रही है। प्रभात को गुस्से में भड़कते देखकर झुमरी नीचे उतर आती है, जहां गर्मी से पसीने पसीने होकर पांचों भाई मकान में से बाहर आते हैं। गाय भैंसियां पानी में, आज तो पक्का सुनने वाली है झुमरी। अरे आप लोगों की अकल क्या घास चरने चली गई है? जब पता है मकान की छत इतनी कमजोर कच्ची हो गई है तो उस पर चढ़ने की क्या जरूरत है? अभी हमारे हाथ में पैसा कौड़ी भी नहीं। अगर छत गलती से धंस जाती तो कहां से मरम्मत करवाते। अब बस भी कीजिए प्रभात देवा जी, क्यों सुबह सुबह राय का पहाड़ बना रहे हैं। छप्पर पर लौकी उगी थी, वही तोड़ रहे थे, वरना लगे लगे पक जाती। अरे प्रभात, अब चुप हो जा। सुलेखा, जल्दी से खाना बना दो ताकि हम पांचों खाकर खेत जल्दी से चले जाएं। जंगल में 2-4 नीलगाय पता नहीं कहां से घुस आई हैं। अगर खेत में पड़ गई तो सारी धान की फसल चढ़ जाएंगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। थोड़ी दिन में फसल की कटाई भी करनी है। जी, आप पांचों जितने नहाएंगे धोएंगे खाना बन जाएगा। तब पांचों भाई नहाते धोते हैं। वहीं बेचारी पांचों लू भरी हवा में आंगन में चूल्हा डालकर खाना बनाती है। ये लौकी पूरी तरह कच्ची है, एक भी बीज नहीं निकले। ऐसी लौकी के कोफ्ते बड़े स्वाद बनते हैं। यही तो फर्क है रेहड़ी वालों से बासा सब्जी खरीद कर बनाने में और तोड़कर ताजी सब्जी बनाने में। अगर इतनी धूप में खुली रसोई में बैठकर खाना पीना बनाने में शरीर भुट्टो के जैसे भुन जाता है। काश हमारे पास भी छोटी मोटी रसोई होती तो मसाले, बर्तन सब कुछ अच्छे से सेट करके सुविधा से खाना बनाते। रसोई और मकान बना तो इस साल की फसल पर निर्भर करता है। बस भगवान करे इस साल फसल खराब ना हो, वरना हमारे पतियों ने जो कर्ज काट कर खेती करी है वो लालची मक्खी राम हमारे मकान को भी हथिया लेगा। कुछ देर में खाना बनाकर पांचों बहुएं परोस कर खिलाती हैं। क्या बात है, लौकी के कोफ्ते में से तो बड़ी मस्त चिकन मटन जैसी खुशबू आ रही है। आज तो पेट भर के खाना खाऊंगा। सच में भाभी, खाने तो बहुत ही अच्छा बना है, लेकिन घमासान गर्मी का हाल देखकर तो खाने का मन भी नहीं करता। चंदन जी, आप लीजिए, मैं पंखा कर देती हूँ। तब पांचों अपने अपने पतियों को पंखा करके खाना खिलाती हैं, जिसके बाद पांचों भाई कड़ी गर्मी में अपने जंगल वाले खेत पर आ जाते हैं, जो कि नदी किनारे पड़ती थी, जिसमें उन्होंने धान की खेती लगा रखी थी। चंपा अपनी सास शोभा से खाने के लिए पूछती है। माँ जी, आपका भी खाना निकाल दो, लौकी का कोफ्ता चावल बनाया है। बहू, गर्मी इतनी पड़ रही है कि मसाले वाला खाना देखकर मन भर जा रहा है। मुझे एक गिलास ठंडे पानी में चने का सत्तू घोल कर दे दे। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। चंपा जैसे ही सत्तू बनाने चलती है तभी शिबू भी सत्तू पीने की फरमाइश करता है। मैं भी सत्तू पीऊंगा, मेरे लिए भी ठंडा ठंडा सत्तू बना देना। शिबू, सत्तू दादी के लिए बन रहा है, तुम्हारे लिए खाना बनाया है, वो खा लो। मुझको नहीं खाना है, लौकी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हे भगवान, ये लड़का इतना ज्यादा नखरेबाज हो गया है कि कुछ भी बना लो इसे भाता ही नहीं है। आजा बहू, क्यों जब देखो गुस्सा करती है बच्चे पर। थोड़ा सा बना दे, पी लेगा। दादी दादी, अगर ये शिबू सत्तू पिएगा तो मुझको भी सत्तू पीना है। देख लिया आपने माँ जी, जब देखो ये चारों के चारों बस एक दूसरे की देखा देखी करते हैं। हमने चारों के लिए खाना बना रखा है, अगर इनमें से किसी को नहीं खाना था तो पहले बता देते, मैं इनके हिस्से का चावल नहीं डालती। कल भी इतना सारा चावल खराब करके फेंका था, किसी के लिए सत्तू नहीं बनेगा। सुलेखा जैसे ही सत्तू बनाने के लिए मना करती है, चारों बच्चे मुंह फुला लेते हैं और सबसे छोटी चिंकी चिड़चिड़ करती है। ठीक है, अगर सत्तू नहीं बनाओगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। बाप रे, सबसे ज्यादा तो इस मैंगो की टिंकू का गुस्सा देखो, बम की तरह फटने को तैयार हो रही है। तब सुलेखा शोभा के साथ साथ बाकी चारों बच्चों को भी सत्तू बनाकर पिलाती है और पांचों टोकरी लेकर जंगल जाने लगती हैं। माँ जी, हम पांचों जंगल जा रही हैं गोबर लेने। चूल्हा जलाने के लिए उपले खत्म हो गए हैं।
बहू आते टाइम जंगल से मेरे लिए बबूल का दातून भी लेते आना, दांत दर्द से बहुत ज्यादा बथ रहा है। माँ जी मिलेगा तो हम ले आएंगे। और माँ हमारे लिए जंगल से कच्ची कच्ची कैरी लेके आना। हाँ ठीक है, ले आएंगे। तब पांचों जुगाड़ू बहू धधकती धूप गर्मी में जंगल चल देती हैं, जहां दोपहर के टाइम गरम गरम लू उड़ रही थी। इसकी अम्मा की भैंसिया, ये गरम गरम लू तो चेहरे पर गाल पर थपेड़े के जैसा लग रहा है। जंगल पहुंचते पहुंचते इस कड़ी धूप से कचुम्बर निकलना तो निश्चित है। झुमरी, अब गर्मी के मौसम में तो लोही खानी पड़ेगी, सर्दी का मौसम थोड़ी है जो बर्फ जमी मिलेगी। कुछ ही देर में पांचों घने जंगल में पहुंच जाती हैं, जहां मोटे मोटे तने, शाख, टहनियां वाले पेड़ झमाझम झूम रहे थे। जंगल का वातावरण काफी ठंडक भरा था। जंगल की मिट्टी बर्फ जितनी ठंडी थी। पक्षी डाली पर बसेरा डालकर बसे हुए थे। वहीं कहीं कुछ घुमक्कड़ गाय बछिया के साथ छायादार पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। इतनी दोपहर में भी जंगल के अंदर कितनी ठंडक पनप रही है। सच में इतनी गर्मी में हमारे मकान से अच्छा तो इसी जंगल में बसावट कर ली तो गर्मी का मौसम अच्छा खासा कट जाएगा। वो देखो, उस गाय ने बछिया भी दे दी। बछिया देखने में कितनी प्यारी है, और देखो उन्होंने कितना सारा गोबर भी दे रखा है, उपले बनाने के काम आएगा। सुलेखा फटाफट टोकरी ले जाकर सारा गोबर बटोर लेती है। तभी पेड़ के ऊपर से एक टपकता है। अरे देखो, इस आम के गाछ पर लगे मोजर में से आम आने लगते हैं। इस नीचे वाली डाली पर गुच्छों में आम के लगे हुए हैं। इसी पर से आम झाड़ लेते हैं, अचार डालने के काम आएगा। गर्मी में रोटी चावल से खाने का जुगाड़ हो जाएगा। चंपा, तुम डाल पर चढ़ जाओ। ना बाबा ना, मैं नहीं चढ़ रही। अगर आम की डाली कच्ची हुई तो सीधा नीचे धड़ाम। क्या जुगाड़ू बहू बनोगे जेठानी जी, हम चढ़ते हैं। झुमरी डाली पर चढ़कर उसे हिलाने लगती है, जिससे बहुत सारे कच्चे पक्के आम नीचे टूटकर गिरने लगते हैं। चारों जुगाड़ू बहू उन आमों को चुन लेती हैं और झड़कर नीचे गिरे सूखे पत्तों को भी खाना बनाने के लिए इकट्ठा कर लेती हैं। तभी कुछ दूरी पर कविता को बबूल की झड़ी दिखाई देती है। देखो, इस बाबुल की झाड़ी में कितने पतले पतले तने निकले हैं। इसमें तो काफी सारे दातून बन जाएंगे। पता है, बाबुल का दातून करने से बहुत लाभ होता है। इससे दांत मजबूत रहते हैं और कीटाणु नहीं लगते। जब फ्री में इतना फायदेमंद दातून मिल रहा है तो क्यों ना इसका इस्तेमाल करें। इससे मंजन